अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मैं हूं बिशरा खान और मैं हूं आगा ज़ुबैर खान और हम आए हैं फिर से वकील ऑनलाइन के एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म को लेकर आपके लिए, तमाम नाजरीन के लिए। तो प्लीज़ इस शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के ज़रिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, बेशुमार कॉल्स कीजिए और बेशुमार मैसेजेस भी कीजिए, क्योंकि ये वकील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया है इंसाइटफुल डिस्कशंस ऑन लीगल बेसिस। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगा बताएंगे कि आज हम कौन सी कानून के हवाले से, पाकिस्तान की जो कानून है उसकी रोशनी में एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन प्रोसेस और वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से तमाम मसाइल को, तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि कुछ सालों से पाकिस्तान में की इकॉनमी जब से तेज़ी से नीचे जाती जा रही है, वैसे वैसे वीज़ा एप्लीकेशन भी बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे नौजवान इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। और इस चक्कर में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे केसेस फ्रॉड के भी आ रहे हैं। गारंटीड वीज़ाज़ के नाम के ऊपर लोगों से लाखों रुपया वसूल किया जा रहा है और पता ये चलता है कि बाद में वो वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हो जाते हैं और उनके पैसे भी वापस नहीं मिल पाते। इसलिए वीज़ा एप्लीकेशंस के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, हम कोशिश करेंगे आज उनको कवर किया जाए और आपके मसाइल का हल आपको फराहम किया जाए। बिल्कुल ठीक बात की कि हम लोग यहाँ पर इमिग्रेशन से रिलेटेड तमाम जो कंसल्टेशंस होती हैं, क्यूरीज होती हैं और कंफ्यूजन्स होती है, वो दूर करेंगे आप तमाम नाजरीन की। और स्टूडेंट्स तो आप देखें ना, हर साल एक बैच होता है स्टूडेंट्स का, और बाहर की स्टडीज़ का स्कोप तो वो है। वी कैन नॉट स्टे इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल कि हम ये कहें कि बाहर जाने का किसी को शौक नहीं, पढ़ाई करने का हर कोई जाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसकी सेटलमेंट करने के क्या तरीके हैं, क्या कैटेगरीज़ हैं, क्या क्या ज़रिए हैं, क्या कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, या वाकई शायद आपके बहुत कम पैसों में आप स्मूथली जा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट क्या तरीके हैं और लीगलाइज तरीके से आप किस तरह जा सकते हैं। और तो और जो आप एज अ मीडिएटर किसी को अपनी हेल्प के लिए रख रहे हैं, क्या वो वाकई ठीक भी है या नहीं, इन सब बातों का जो जवाब है वो भी हम लेंगे। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मसला है या कोई प्रॉब्लम है या आप कोई ऐसा मामला डिस्कस करना चाहते हैं इससे रिलेटेड कि आप बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए, शेयर कीजिए। हम लोग एक्सपर्ट की ओपिनियन में, एक्सपर्ट ओपिनियंस की नज़र में आपके साथ तमाम आपके मसाइल का हल वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि हल हो। तो चलिए आइए आप लोग को मिलवाते चलिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से। आज ही हमारे साथ हैं बासित अहमद। ही इज़ अ CEO ऑफ एजू प्राइड कंसल्टिंग विच इज़ अ कंपनी फॉर इमिग्रेशन consultants, whereas we have Mr. Umar Farooq, who is a senior advocate high court and also immigration lawyer. उसके साथ साथ जी हमारे साथ है सैयद बिलाल बुखारी, ही इज़ ऑल्सो इमिग्रेशन लॉयर, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी बड़ी talented इज़्ज़त फातिमा, who is also senior advocate high court, and we all have immigrant lawyers right now at the moment. Assalamu alaikum ji, welcome to Wakil Online. Walaikum assalam, thank you. Sir, being you CEO of EduPride Consulting, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये बताइए बाहर जाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, सेटलमेंट करने की क्या क्या कैटेगरीज है, किस किस तरीके को आप अपना के बाहर जा सकते हैं, कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरी? एग्जैक्टली सबसे पहले जो आपने एक वर्ड यूज़ किया ना सेटलमेंट का, मैं उसी को ही लेके चलूँगा जी कि स्टूडेंट्स या इमिग्रेशन एस्पिरेंट्स जब भी अप्लाई करते हैं किसी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्री में, और वो उनका बेसिकली जो पर्पस होता है सबसे ज़्यादा वो सेटलमेंट का ही होता है। अब सेटलमेंट को लीड कर बेसिकली उसकी तरफ जाने के लिए आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें सबसे पहला जिसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो इमिग्रेशन को लेके है। इमिग्रेशन के साथ साथ स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं। अब इनको बेसिकली समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपना इमिग्रेशन का या सेटलमेंट का या स्टडी वीज़ा का अगर आप रूट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या क्या। ठीक है, अब इमिग्रेशन जिस तरह एक बहुत एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई की जाती है। अब इमिग्रेशन और स्टूडेंट में बेसिकली बड़ा 360 डिग्री का एक डिफरेंस है। इमिग्रेशन की जो रेशो है पाकिस्तान से अप्लाई करने की वो बहुत कम है एज़ कंपैरेटिवली टू स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा का क्या है, यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट नीड टू मीट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और साथ में आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं एंड यू आर डन। आप मीन्स के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, आप अपना एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, आइल्स दे रहे हैं, पीटी दे रहे हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप आगे बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी परसेंटेज मीट कर रही है, आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैचलर्स का CGPA मैटर कर रहा होता है। इमिग्रेशन जो है वो एक टोटली डिफरेंट है। इमिग्रेशन की जो कैटेगरीज आती हैं उसमें बेसिकली स्किल्ड इमिग्रेशन आती हैं। ठीक है, अब स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका ऑलरेडी स्किलफुल होना, बिल्कुल, और स्किलफुल होने के लिए आपको
काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे मेन फैक्टर आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, फिर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है कि आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली हर तरीके के साथ आपकी इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पिछले को पास्ट से एजुकेशन सिस्टम था हमारे वाले टाइम का, ये तो अब आके चेंज हो रहा है। मीन्स कि आपको करियर काउंसलिंग भी प्रॉपर की जाती है, स्कूल्स में आपके एजुकेशन काउंसलर्स भी अब बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर नहीं किया जाता, वो स्किलफुल नहीं होते, दे वर नॉलेजेबल बट दे वर नॉट स्किलफुल। ठीक है, ये तो होगी ना इमिग्रेशन की बात। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि ये जो गारंटीड वीज़ा के नाम के ऊपर पाकिस्तान में लोगों से लाखों रुपया वसूल कर लिया जाता है और बाद में वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाते हैं और पैसे भी वापस नहीं मिलते, ये क्या मामला है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आजकल पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90% होता है। और ये गारंटीज वीज़ा के नाम पे टोटली आपके साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसा किसी कंट्री में नहीं है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक हम अपनी साइड से जब अप्लाई करते हैं, दूसरा एक उनकी जो एम्बेसी है उसने अपना प्रोसेस करना है और अप्रूवल देना, राइट? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो इसमें टोटली फ्रॉड है, कुछ नहीं यहाँ इसमें तक कि भी हम लोगों को गारंटी कहते हुए ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि जी हमारे एम्बेसीज में ताल्लुकात हैं तो इसलिए आपका वीज़ा लग जाएगा, आप पैसे दे दें। मैं भी और ये पॉसिबल नहीं है, राइट? और ये पॉसिबल किसी भी लेवल पे नहीं। नहीं possible। फ्रॉड बेस पे है सारा कुछ, लोग अपने पैसे लेने के लिए। इसमें जो एक हमारे पास सबसे अहम इशू है इमिग्रेशन में इसी चीज़ का कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। स्टेट की तरफ से इमिग्रेशन लॉज पर कुछ बताया नहीं जा रहा लोगों को। लोग अनअवेयर हैं, लोगों को पता नहीं। लोगों को बस यही कंसर्न है कि हमसे पैसे ले लें, हमें वहाँ पहुँचा दें। लेकिन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। सॉरी टू कट यू, आई वुड लाइक टू एंगेज द ऑडियंस एज वेल सिंस वी आर लाइव, कि देखें नाजरीन, अगर आपको कोई भी कह रहा है कि गारंटीड वीज़ा मिलेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी दुनिया में, क्योंकि ऑन दी अदर साइड जिस एम्बेसी ने या जिस ग्रुप ऑफ ज्यूरी ने आपका इंटरव्यू करना है वो आपको इंटरव्यू किए बगैर तो पास करेगी नहीं, और आपको वो कंसीडर करेगी, बाकायदा आपका प्रॉपर केस कंसीडर किया जाएगा, उसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जो रिक्वायरमेंट, जो कवायद ज़वाबित अगर पूरे होते होंगे तो आपको मिलेगा। सो प्लीज गारंटीड वीज़ा वाली तो बात आप हम गारंटी बिल्कुल भी बाय ना करें। करते हैं, मार्केट में इसका एक टर्म यूज किया जाता है जी, डन बेस। जी जी, एग्जैक्टली डन ठीक है, वो गारंटीड वीज़ा इज डन बेस वीज़ा के जी अगर आपका वीज़ा लगेगा तो आपने पैसे देने, अदरवाइज आपने पैसे नहीं देने। ठीक है, नहीं उससे पहले एडवांस में भी बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इतने गंदे हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी फाइल के अगेंस्ट कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से लग रहा है आपको पता ही नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर आपका एक फेक डॉक्यूमेंट या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है तो आपको उस कंट्री से 10 इयर्स 5 इयर्स बैन कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, केस खराब हो जाता है, करियर, आपका ब्लैकलिस्ट कर फ्यूचर सकते तबाह हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें एक मेन इशू है जो डन बेस पे हम जब स्टार्ट करते हैं तो लोगों को कहा जाता है आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें हमें। वो उसके बिहाफ पे कुछ पता नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से स्टेटमेंट दी जा रही है, कुछ उसको पता नहीं, क्योंकि उसने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दे दिया कि ये मेरी तरफ से जो चाहे मर्जी करे और उसकी बिहाफ पे उसे वैसे अगर एक किसी भी मुल्क में अगर किसी ने बाहर जाना है विजिट वीज़ा पे, तो एक नॉर्मल विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती क्या है? कुछ भी नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं विजिट वीज़ा की। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, आपकी कभी भी विजिट वीज़ा इस तरह नहीं लगता कि आपका कोई वहाँ पे रिश्तेदार है, आपका कोई वहाँ पे दोस्त है, जो आपको एक बड़ी एक मिथ है हमारे माशरे में कि जी वहाँ से वो मुझे स्पॉन्सर भेज देगा तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। आप सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि किसी भी कंट्री में अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपकी अपनी कंट्री में खुद की स्टैंडिंग क्या है, डू यू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज इन योर कंट्री। और एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैटर करती है कि जब आप किसी भी मुल्क के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने उनको एक श्योरिटी देनी होती है बेसिकली कि आप वापस क्यों आए। एग्जैक्टली, आपके पास अगर आप उनको इस चीज़ पर सेटिस्फाई कर देते हैं कि आप इसलिए वापस आएंगे तो मेरा ख्याल है उनके कंसर्न्स वहाँ पर खत्म हो जाएंगे। देखिए आका, आई वुड लाइक टू ऐड इन इट कि आप जब किसी भी मुल्क के लिए, चाहे वो आपको बहुत मुश्किल लगता हो, किसी के 10 बार उस मुल्क का रिजेक्ट हुआ, ज़रूरी नहीं कि आपका भी रिजेक्ट हो। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रिप्यूट, आपकी जो एक हिरारकी चल रही है आपकी ज़िंदगी की, अगर वो स्टेबल है, आपका स्टेबल बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है या कोई भी ऐसा काम है जो कि आप बहुत ही अनशेडी तरीके से कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट शेडी एट ऑल, तो आई थिंक देयर इज नो चांस ऑफ योर रिजेक्शन इवन इफ यू आर कमिंग बैक एज वेल। ये भी काउंट होता है कि देखिए अगर किसी की फैमिली है, मतलब बिलफर्ज पाकिस्तान में उसकी फैमिली है, वो बाहर जाना चाहता है,
तो ये भी देखा जाएगा कि यार आपकी फैमिली है तो आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं और आप वापस अपनी फैमिली के पास क्यों आएंगे, और ये आप रीजंस अपने भी आप को देखे पहले सबसे पहले एवेल्युएट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि सर आप इस पर जी, नजरसानी करें। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि विज़िट वीज़ा, फॉर एग्जांपल अगर आप विज़िट वीज़ा का अप्लाई कर रहे हैं तो विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर इतना आसान है कि एक ले मैन उसको खुद से अप्लाई कर सकता है। हमारे पास डिफरेंट पोर्टल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिसमें से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। VFS ग्लोबल, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज ग्लोबल, आप उस पर जाएं। आपने जिस भी मुल्क का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपने UK का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपनी जो भी वो चीज़ें रिक्वायर करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करेंगे, आपका पर्पज़ क्या है जाने का वो रिक्वायर करेंगे, वो सब कुछ फिल आउट करके आप अपना वीज़ा बिल्कुल लगवा सकते हैं खुद से अप्लाई और ये भी बताइएगा कि स्टेटमेंट कितनी मैटर करती है विजिट वीज़ा के लिए। हाँ जी, स्टेटमेंट वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री ने अपनी जो स्पेसिफाई की होती है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं UK की, तो वहाँ पे आपको विज़िट वीज़ा के लिए अगर आपने जाना है 3 माह का विज़िट वीज़ा लगवाना है तो आपके पास कम 15 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो ज़रूरी है। कैलकुलेशन मतलब ये क्या कुछ ये भी कहा जाता है कि ये एक टाइम पीरियड के लिए पैसे आपके पास पड़े होने चाहिए या सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑन एंड ऑफ आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कुछ कंट्रीज कहते हैं कि आपके पास 3 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास 3 माह से वहाँ के लिए खर्चा हो, स्पेसिफिक अमाउंट आपके पास पड़ी हो। जी, आपके पास मतलब बेसिकली आपके बैंक में पड़े हुए पैसे, आपकी सर्टेन वेकेशन जो आप करने जा रहे हैं वो वहाँ से उसको एवेल्युएट करते कि इतना खर्चा ये अपना उठा सकते हैं या नहीं। जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि वहाँ पे आप जाएंगे आप कितना खर्चा करेंगे। आप UK का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका का कर रहे हैं, आप यूरोप में किसी कंट्री का कर रहे हैं, वो आपसे फॉर्म फिल करते हुए ये चीज़ लाजमी पूछेंगे कि हाउ मच आर यू गोइंग टू स्पेंड। इमिग्रेशन की बात करें तो अक्सर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में भी ये दिखाया जाता है कि एक लड़की का मैंने देखा था कि जो इमिग्रेशन वहाँ पे पहुँच गई और वो वहाँ पर पहले स्टडी करके आई हुई थी पाकिस्तान, लेकिन जब वो वापस गई तो उन्होंने वहीं से उसको इमिग्रेशन से ही वापस सिर्फ इसलिए भेज दिया क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड में पैसे ही नहीं थे। हाँ जी, उन्होंने कहा जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप यहाँ पर कैसे, हाउ विल यू सर्वाइव। आप चाहे इट डजंट मैटर कि आप पहले वहाँ पे से पढ़ के गए हैं, लेकिन आपके स्टेटस तब का देखा जाएगा जब आप वहाँ पर एंट्री करवाना चाहते हैं। चाहे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, आपकी बैंक स्टेटमेंट मस्ट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इवन कि अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में टर्म्स एंड कंडीशंस जब पाकिस्तान ग्रांट करता है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डेस्टिट्यूट पर्सनस को वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा, यानी वो पर्सन जो पेनीलेस हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा। बिकॉज अगर वो यहाँ पे आएंगे तो वो स्टेट के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, वो अपना खर्चा कैसे उठाएंगे। बिल्कुल। तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट होना इज़ अ मस्ट। राइट। एक और इशू है जो बैंक स्टेटमेंट में हम मोस्टली देखते हैं कि लोग एकदम से अकाउंट ओपन किया थोड़ा 1 मंथ और उसमें एकदम से 50 लाख 60 लाख डायरेक्ट रखवा दिया जाता है। वो हमारे जो बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे प्रॉपर्टी के, वो उनके साथ वेरी नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से ये भी अमूमन हमारा इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इसके जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं वो तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहे, यानी कि इसके जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल एक कम प्राइस पे हैं और जो इसकी बैंक स्टेटमेंट है ये तो लाखों में मिलियंस में चली गई है। और आपका टैक्स भी देखा जाता है कि FBR में फिर ये देखा जाता है कि आपका जो आपने बिजनेस शो किया है वो आप उसका टैक्स कितना पे कर रहे हैं। पहले वो 0% होता है हमने जो पे किया होता है और एकदम से हमारी जो इसमें स्टेटमेंट आ जाती है वो मिलियंस में आ जाती है। तो वो ये उन्हें होता है कि ये इसने शायद पैसे फ्रॉड के साथ दिए हैं, ये जो भी बैंक स्टेटमेंट बनवाई, तो इस चीज़ का हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और वर्क वीज़ा जब कोई अप्लाई करता है उसके लिए तो फिर इसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं एम्बेसी की तरफ? जी इज़्ज़त। अच्छा, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं क्योंकि आपने स्टूडेंट वीज़ा का पूछा तो आई डिड माई मास्टर इन अमेरिका। मैं खुद एज अ स्टूडेंट वहाँ गई थी। फिर मेरा वहाँ पे इमिग्रेशन लॉ फर्म एक्सपीरियंस रहा न्यूयॉर्क में, तो इसीलिए मुझे ज़रा अमेरिका और कनाडा के जो है लॉज पे कमांड है। तो वर्क आपने विज़िट वीज़ा का पूछा है, वर्क वीज़ा का देखिए ये डिपेंड करता है मुल्क बाय मुल्क में। अब जिस तरह कनाडा है वहाँ पे आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी स्किल बेस पे भी आपको अलाउ है। अमेरिका है, अमेरिका ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अमेरिका या H1B की आपको अलाउ करता है कि आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए। अब उन्होंने स्टार्ट किए NIW EB2 वीज़ास, फिर अगेन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है।
तो ये वर्क वीज़ा के हर मुल्क के अपनी कैटेगरी है, लेकिन ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, जो वहाँ से कंपनी आपको स्पॉन्सर करे। ठीक 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 ठीक। और सेकेंडली जो विज़िट वीज़ा की बात हो रही थी, मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी कि आजकल एम्बेसीज जो हैं बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और उनका वीज़ा अप्रूवल हो गया है। कईयों की करोड़ों रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट है, वो सब कुछ दे रहे हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। You never know कि what's the reason behind it. Yes, आई yes. एक्सपीरियंस दैट कि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उनके वो आए हैं, मैडम हमारी करोड़ों की थी, हमारा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, व्हाट वाज द रीज़न, इवन दे हैड अ ट्रैवल हिस्ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल जा रहा है कनाडा। ठीक। आप क्योंकि कनाडा इंटायरली डॉक्यूमेंट बेस्ड है, अमेरिका जो है वो इंटरव्यू बेस्ड है। अगर आपने उनको इंटरव्यू में कन्विंस कर लिया दे विल बी कन्विंस, लेकिन आपका कनाडा जो है डॉक्यूमेंटेशन देखता है। और आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग टू द ऑडियंस कि अगर आपका अमेरिका वीज़ा है तो आप कैन प्लस में फॉल करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट? उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा या 10 इयर्स में आप कनाडा विज़िट करके आएँ तो जस्ट आप अपना वीज़ा दें, अपना आईडी दें और पासपोर्ट दें और आपका कवर लेटर एक होना चाहिए, आप डिटेल कवर लेटर लिख दें तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वीज़ा अप्रूवल के। ठीक ठीक, थैंक यू। यही इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन ने यूके के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पर इशू ये हुआ कि उसका एडमिशन नहीं हो सका। अब किसी एक कंसल्टेंसी फर्म ने हमें ये बताया कि आप अगर चाइना के थ्रू यूके जाएंगे तो वो आपके लिए ईजी है, चाइना में हम आपका एडमिशन करवा देते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि हमें बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी और चाइना से यूके जाना क्या इजी रहेगा या फिर हम डायरेक्ट यूके भी जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो ये वाया जो है, वाया, ठीक है, इज इट दिस इज जेन्युइन और नॉट? कुछ केसेस में जेन्युइन भी है और कुछ केसेस में ऑब्वियसली वो है दे जस्ट ब्रैग इट अप। अब देखें वो पॉइंट क्या है कि अब मुझे नहीं पता कि वो हमारे भाई साहब वो कौन से थे जिन्होंने ये वाला मशवरा दिया है कि जी आप चाइना से यूके चले जाएं। देखें, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि मुझे ये नहीं पता कि इनकी जो बहन थी उन्होंने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ, अगर उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो यूके की क्वालिफ़िकेशन और उनके फ्रेमवर्क के साथ मैच करती है और वो डिग्री में अप्लाई कर सकती हैं, तो वो डायरेक्टली यूके भी जा सकती हैं। ठीक है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अब अगर इमिग्रेशन है, ठीक है, और वो सारे मामला आते हैं तो वो भी जा सकती हैं। कुछ यहाँ पे जो पास्ट में हमें सुनने में ये आया कि लोगों ने क्या किया कि लोगों ने वाया क्रिएट कर दिया कि जी यूके में क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है अपने मुल्क में, तो आप एक काम करें, आप 6 महीने चाइना रहें, जाके लोग दुबई जाते हैं, चाइना का वर्क परमिट देते हैं, वो 6 महीने जब आप चाइना रहेंगे आपकी एक अपनी स्टेबिलिटी डेवलप होगी, या आप मलेशिया चले जाएं या आप दुबई चले जाएं, आपको स्ट्रांग हो जाएगा, इस तरह की बातें होती है, राइट? स्ट्रांग नहीं, बेसिकली देखें, आप एक मुल्क में जहाँ पे आप इकोनॉमिकली वीक हैं, लेकिन आप पैरेलल टू दैट एक दूसरे मुल्क में है जहाँ पे आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, तो अब आपके पास उस मुल्क का वर्क परमिट है, लेट्स से आप चाइना में हैं या आप मलेशिया में हैं या आप दुबई में हैं, दुबई में अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है और आपको सैलरी आ रही है, तो आप अगर वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ाज़, विजिट वीज़ाज़ वगैरह कंपैरेटिवली वहाँ से ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से प्रॉपर अपने फाइनेंशियल, जिस तरह हमने जिक्र किया, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन हमारी यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होती उस तरह से। वहाँ पे ये होता है कि अच्छा यहाँ पे जॉब कर रहा है, रह रहा है, इसका मतलब है जाएगा वापस आएगा। भी है ना, वी कांट डिनाई द फैक्ट। दूसरा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा वाला। स्टूडेंट वीज़ा वाला में बेसिकली ये है कि यूके में अगर डायरेक्ट एंट्री मीट होती है तो आप बिल्कुल आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई वो मज़ायका नहीं है, आप बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई करें। लेकिन यूके की बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जिनके सेंटर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में। फॉर इंस्टेंस हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी यूके की है, लेकिन दैट इज़ बेस्ड इन मलेशिया एज वेल। ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड इन मलेशिया। ठीक है, दुबई में मीन्स की रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, बहुत बड़ा नाम है यूके में, उसका कैंपस जो है वो दुबई में भी है। ठीक है, इसी तरह मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी का एक कैंपस दुबई में भी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग, दैट इज टॉप 200 इन द वर्ल्ड, उसका कैंपस दुबई में भी है। तो आप कुछ सेमेस्टर्स वहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड देन यू ट्रांसफर योरसेल्फ ओवर देयर। आई वांटेड टू ऐड, एक्सक्यूज मी, मुझे क्या पता है, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है, एक स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, ओ लेवल्स की है या मैट्रिक की है, तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? उस बच्चे के पास क्या ग्रेड्स हों या स्कॉलरशिप की जो चांसेस आते हैं कि आप स्कॉलरशिप पे जाके फ्री पढ़ाई करें, कितना जेन्युइन है और किस हद तक? देखिए, स्कॉलरशिप्स की को लेके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। एक स्कॉलरशिप होता है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में
यूनिवर्सिटी आपकी हर चीज़ कवर करती है, मींस कि आपकी फ़ी जो है ट्यूशन फ़ी दैट इज़ ज़ीरो, प्लस आपका लिविंग जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, प्लस आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कवर की जाती है। कुछ केसेस में पार्शियल स्कॉलरशिप्स होते हैं। पार्शियल स्कॉलरशिप्स में ये होता है कि आपको ट्यूशन फ़ी वेवर्स मिल जाते हैं लेकिन अकोमोडेशन और ट्रैवल आपने खुद बेस्ड bear करना होगा। यूनिवर्सिटीज Yes, मतलब जो यूनिवर्सिटी उनके टू रूल्स यूनिवर्सिटी, कंट्री टू हैं या कंट्री। कंट्रीज के। तीसरा जो स्कॉलरशिप है उसको हम लोग स्कॉलरशिप का नाम देते हैं, लेकिन उसको जब हम टेक्निकल टर्म वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम इंटरनेशनल बर्जरीज कहते हैं। ठीक 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 है, इंटरनेशनल बर्जरीज बेसिकली अ कंट्रीब्यूशन या फॉर योर ट्यूशन फ़ी। फॉर ठीक। इंस्टेंस यूके की अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस 15,000 पाउंड्स है, यूनिवर्सिटी कहती है जी हम आपको 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो बेसिकली जो स्कॉलरशिप है वो दैट इज़ नॉट, समटाइम्स इट्स मेरिट बेस्ड बट इट्स मोस्टली अ कंट्रीब्यूशन कि उसकी फ़ीस में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम इंटरनेशनल बर्जरी कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये आपने बेसिकली एक- स्कॉलरशिप का आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मतलब जो इकोनॉमी के हवाले से कि ये भी फैक्ट है कि आप एक लो इकोनॉमी मुल्क से एक अच्छी इकोनॉमी वाले मुल्क में जाना चाहते हैं, तो क्या इसके अंदर आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी कंसीडर की जाती है? देखिए वो ट्रैवल हिस्ट्री कंसिडर की जाती है। पासपोर्ट की वैल्यू पाकिस्तान हमारा ठीक कहाँ पे है। फॉल करता है एवरीवन नोज दैट, राइट राइट राइट। लेकिन उसी पासपोर्ट के ऊपर जब आपके वीज़ाज हैं, आपका ट्रैवल है, तो वो एग्जैक्टली आपका तो ट्रैवल। फिर क्या लोग जो जैसे जो लोग पहले दुबई जाते हैं या छोटे छोटे ममालिक में जाकर अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, क्या ये तरीकाकार ठीक है? देखिए जो छोटे मुल्कों की अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस दुबई, अब शायद सबको पता होगा आजकल तो दुबई भी बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है विजिट वीज़ा में। या- तो पहले तो वीज़ा 2 घंटे में आ जाता था दुबई Right. का, अब तो वो भी अच्छा खासा खंगालते हैं दुबई बिल्कुल, वाले। बिल्कुल। ठीक है, वो अब वो भी जीसीसी वीज़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। खैर दुबई का वीज़ा, मलेशिया, थाईलैंड, ये वाले वीज़ाज़ जो हैं वो उनकी ऑब्वियसली ट्रैवल हिस्ट्री मैटर ज़रूर करती है, लेकिन उनकी उस तरह से वर्थ नहीं होती जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ का Because वीज़ा in the है end और Asian यूके का countries वीज़ा है हैं, right. या यूएसए का वीज़ा है या कनाडा का वीज़ा है। ठीक है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल मैटर कर रही अगर होती फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आ जाते हैं, मुझे ये बताएं उमर से मैं बात करती हूँ, बल्कि आप तीनों इमिग्रेशन लॉयर्स आज हमारे साथ हैं, टर्न बाय टर्न आप ज़रूर बताइएगा कि एज ए इमिग्रेशन लॉयर जैसा कहा जाता है कि आपने यूके जाना है, आप विजिट वीज़ा पे गए, लेकिन बहुत से हमने केसेस ऐसे सुने कि वो अपना वीज़ा वहाँ पे जाके कन्वर्ट करवाना चाहते हैं स्मूथली और लीगल बेसिस पे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोज इलीगल वेज जो कि चल रहे हैं दुनिया में हर जगह। हम पहले चाहेंगे कि हम नाजरीन को आगाह करें कि अगर वो विजिट वीज़ा पे है और स्मूथली वो उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं लीगल तरीके से, सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सबसे पहले तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के वीज़ा में उसे कन्वर्ट Visit visa है, हाँ जी। विजिट वीज़ा को वो स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहता है, विजिट वीज़ा को वो वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहता है, क्या वो वहाँ पे पीआर लेना चाहता है। सिटीज़नशिप के तो जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो सिटीज़नशिप की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर तो आपने वर्क वीज़ा के अंदर उसे कन्वर्ट करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको सक्सेसफुली वहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, वो एम्प्लॉयर आपको लेटर वर्क परमिट जारी करता है, वो वर्क परमिट वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके थ्रू गुजर के आपको एक वर्क वीज़ा जो है वो जारी कर देते हैं। वो स्पेसिफिक टाइम का होता है, साल का हो, 2 साल का हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो हाँ जी। उसमें अगर कंपनी आपका वर्क परमिट एक्सटेंड करती है तो आपका वीज़ा भी जो है वो तो एक्सटेंड क्या आप होता अपनी जाता है फैमिली उसके को साथ। भी बुलवा सकते हैं उस वीज़े के फैमिली ऊपर? का कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे एक शख्स है वर्क परमिट के ऊपर, तो वो अपनी फैमिली को ऐसे नहीं बुला सकता। अगर उसने फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ को बुलाना है तो उसे अपनी वाइफ का वर्क परमिट लेना पड़ेगा, फिर वो अपनी वाइफ को वहाँ पे बुला सकता है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बुला सकता है, 1 माह के लिए बुलाना चाहता है, 2 माह के लिए यानी कि बुलाना वर्क चाहता है। परमिट ही होगा तो वो कन्वर्ट होंगे हाँ और जी। स्टे कर सकते हैं हाँ फॉर जी, लॉन्गर stay टाइम। अभी कर अगर एक शख्स वर्क परमिट पे वहाँ पर मौजूद है और हाँ जी। काम भी कर रहा है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट भी है, तो क्या वो अपनी फैमिली को, अपनी वालिदा को, अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को, अपनी स्पाउस को बुला सकता है वहाँ पर? बुला easily? सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अगेन ये चीज़ भी कंट्री टू कंट्री यानी वो लोग खुद विजिट पे होंगे जो आएंगे। हाँ जी, वो विजिट वो visit पर होंगे। वो परमानेंट वहाँ पे नहीं जा सकते, यानी वो उस टाइम स्पेसिफिकली स्पाउस वीज़ा होता है स्पाउस वीज़ा वो उसके लिए होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है कनाडा में है, इटली में और है, काम कर इंग्लैंड रहा में है। है, उसने यहाँ पे आके पाकिस्तान में शादी कर लिया, तो उसके लिए हम स्पाउस वीज़ा, जिससे भी वो जो भी उसका स्पाउस पाकिस्तान में होगा उसके लिए फिर हम स्पाउस आप वीज़ा वर्क वीज़ा के ऊपर जो है वो नहीं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता वेरी करता है। है। यूके में बिल्कुल अलाउड है। ठीक। आप क्योंकि मतलब वो अगर skilled एक worker वीज़ा है, कोई भी हाँ, एम्प्लॉयड exactly. है, बल्कि इवन के यूके में तो ये पिछले इनटेक तक स्टूडेंट वीज़ा पे भी डिपेंडेंट अलाउ था। उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं डिपेंडेंट, जो आपका डिपेंडेंट है। पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं होते, आपकी स्पाउस, आपका पार्टनर आपका डिपेंडेंट है और आपके बच्चे आपके डिपेंडेंट हैं। तो ये यूके ने भी रिसेंटली इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया और उसको ख़त्म किया है।
अभी भी मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम में डिपेंडेंट साथ जा सकते हैं, मींस के हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड को साथ लेके जा सकती है, बच्चों को साथ लेके जा सकती है। खैर उन्होंने उसको मास्टर्स बाय रिसर्च वर्क प्रोग्राम वीजा पे में भी restrict कर उनकी दिया। एक पॉलिसी Work थी, यूके visa में पे- ये allow work है visa पे भी policy, allow right? है। अभी भी है, अभी भी है, still- बिल्कुल है, आप बिल्कुल अपना डिपेंडेंट साथ अभी लेके एक जा सकते हैं। पॉलिसी उनकी ये भी थी ना जो जुलाई तक चल रही थी कि आप यहाँ से ही वर्क वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं अभी तो भी आप साथ अपनी फैमिली को अभी भी- यहाँ से Yes, लेके yes, जा ये सकते अभी हैं। भी है मेरे ख्याल से। अभी भी है उसमें, अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपना स्पाउस साथ लेके जा बच्चे सकते भी हैं, साथ और लेके बच्चे जा भी आप साथ लेके ये जा तो- सकते ठीक हैं। है, यही से मैं स्टूडेंट चाहूंगी वीज़ा पे एक कॉलर ऐड करें, बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। कंटिन्यू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है ड्रॉप होगी कॉल। जी जी आप अच्छा। कंटिन्यू। इसमें एक जी। चीज़ थी कि जो पहले आज से कुछ 2-3 माह पहले जो था कि आप अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं वर्क परमिट पे साथ, तो उसकी फीसिस बहुत कम थी, 1 पर्सन आपका 1000 पाउंड था। लेकिन अब 2-3 माह से उन्होंने ये चेंज रूल्स किए हैं और वो जो फीसिस हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी हैं। वो एक बंदे के लिए उन्होंने जो 5000 पाउंड एक फ़ीस कर दिया है, तो ये थोड़ा सा चेंज और मज़ीद इसमें बात फिर वही आ जाती है कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता हम है। यूके कुछ कंट्रीज अलाउ जैसे यूएसए में अलाउ है यूएसए में आप बताएंगे कि criteria। आप इवन आप स्टूडेंट वीज़ा पे F1 या J1 पे गए हुए हैं तो आप अपना डिपेंडेंट साथ लेके जा सकते हैं। डिपेंडेंट जैसे इन्होंने सर ने कहा कि योर वाइफ और योर हस्बैंड, स्पाउस या चिल्ड्रन। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस लेटर। कॉलर जी हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मलाइका बात फरमाइए। कर रही हूँ लाहौर से। जी जी मलाइका। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड जो है वो कनाडा में रहते हैं ठीक। और उसके लिए मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, मैं किस तरह अप्लाई कर सकती आप हूँ? अपने हस्बैंड का स्टेटस बताएंगे कि वो किस स्टेटस पे हैं? हेलो। वो वहाँ पर जॉब करते हैं। वर्क परमिट पे हैं? जी। ओके, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया मलाइका जी। अच्छा, ऐसे है कि कनाडा इस हिसाब में बड़ा स्ट्रिक्ट है। वो जिस तरह से आपने मेरे से ऑलरेडी मेंशन किया कि वो वर्क परमिट अमेरिका अलाउ कर देता है कि आप वर्क परमिट पे अपने स्पाउस को बुला और लें। यूके भी राइट। यूके भी आई थिंक, यूके भी यूके भी अलाउ यूके भी अलाउ यूके करते भी, हैं। लेकिन कनाडा जो है वो नहीं करता। इनको बेहतर ये है कि ये विज़िट वीज़ा कर लें और कनाडा में इनविटेशन लेटर जो है वो आपके लिए एक वे दे देता है आपके वीज़ा को। इनके हस्बैंड को चाहिए कि डिटेल इनविटेशन लेटर बनाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, अपना वर्क परमिट लगाएं और रीज़न बताएं कि मेरी स्पाउस है और मुझे विज़िट करना चाह रही हैं फॉर सर्टन टाइम पीरियड बताना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि ये विज़िट वीज़ा लगा लें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कनाडा अलाउ नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल उनके पास पीआर आ जाए। कनाडा की पॉलिसी ही नहीं है इस टाइम। नहीं, इस टाइम उन्होंने नहीं। कनाडा बेसिकली Canada strict है in matters में। डेज हैं कनाडा के 990 समथिंग, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्योंकि आई एम नॉट 3 साल इमिग्रेशन तक- एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। वो तकरीबन 3 साढ़े साल 3 बनते साल हैं। बनते तकरीबन। तो आपके पास ऑटोमेटिकली आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सिटीजनशिप के लिए, Right. ठीक है, बिल्कुल। और आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जो हस्बैंड ऑलरेडी कनाडा में और वर्क परमिट पे है, वो अगर अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करता है, इट्स अ वेरी अनलाइकली चांस कि उनका बट इफ वीज़ा यू हैव अ वो स्ट्रॉन्ग अगर वर्क इन्विटेशन परमिट पे लेटर, है तो पीआर के लिए क्योंकि अप्लाई कर उसकी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं क्या जा रही? हाँ, अगर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कट करूँगी कि अगर आपका इनविटेशन लेटर प्रॉपर बना हुआ है लाइक एन एफिडेविट एक प्रॉपर फॉर्मेट में, और फिर आपका कवर लेटर जो है, कवर लेटर में अगर इनकी वाइफ, जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन किया, उनके खुद होम टाई स्ट्रॉन्ग है, वो शो कर सकती हैं आई एम वर्किंग हेयर, आई हैव अ बिजनेस हेयर, तो चांसेस आर हाई। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि डिस्क्रिप्शन होती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बिलियनर्स भी हैं उनको भी वीज़ा नहीं मिलता, कोई किसी के डिपेंड करता है, केस टू केस अकाउंट वेरी में कर जाता है। 1 लाख Right. रुपए उसको भी मिल जाता है। ऐसे भी तो लोग हैं ना जो सिर्फ इसीलिए ये विजिट वीज़ा यहाँ से लगवा के जाना चाहते हैं कनाडा स्पेशली, कि यार हम वहाँ पे 1 साल या 2 साल स्टे करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करवा लेंगे। बेसिकली वो जेन्युइन अच्छा, रेसिपी है ना वीज़ा कि पे आप जब इतना अप्लाई लंबा कर नहीं रहे रह हैं। सकते। आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 180 डेज का आपका स्टे हाँ, होता है, बिल्कुल। एक विजिट, एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड देन यू कैन गो अगेन। क्योंकि कनाडा की पॉलिसी जो है वो ये है कि अगर जितनी देर तक आपका पासपोर्ट वैलिड है उतनी देर तक अच्छा, आपको मैंने एक वीज़ा चीज़ ऐड करनी है कि आप वीज़ा को कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, आप चेंज ऑफ स्टेटस करवाते हैं। अगर मैं विजिट वीज़ा पे गई हूँ तो वो कन्वर्ट नहीं होएगा, मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब मैं गई B1 B2 पे, फॉर एग्जांपल इन अमेरिका विजिट वीज़ा को B1 B2 कहते हैं, और मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, देन आई कैन कन्वर्ट इट माई चेंज ऑफ स्टेटस इनटू स्टूडेंट वीज़ा, और वो मेरा जो है वो कितनी ड्यूरेशन में? देखिए ये डिपेंड इफ यू करता आर ऑन अ है। विजिट हाँ, ठीक है। मैक्सिमम कितने डेज बाद यू कैन स्टार्ट फॉर दिस प्रोसेस? डेफिनेटली एडमिशन और इफ यू गेट वर्क परमिट?
इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपका सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन के लिए आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अमेरिका में अगर आप कह दें आपको वेवर मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, आइल्स में अगर आप बता दें कि यू हैव सर्टेन एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आइल्स का आपका फैक्टर निकल गया। फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी सबमिट करवानी है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स करवानी है, अपना पर्सनल स्टेटमेंट करवानी है। तो इस सारे प्रोसेस में 1 माह 2 माह लग जाता है, डिपेंड कि उनका सेशन ओपन है या नहीं। राइट। फिर आपका आ जाता है वीज़ा का प्रोसेस। आपको I-120 इशू होना चाहिए वीज़ा के लिए। जब तक आपको I-120 इशू नहीं होएगा आप अपना F1 का प्रोसेस नहीं करवा सकते हैं। आपने सर्विस फ़ी पे करनी होती है जो लास्ट टाइम $350 थी समथिंग। फिर आप अपना F1 का Thank you. तो 6 मंथ्स का लग जाता है। ऑल राइट, यही समय कॉलर ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम, मैं इशफाक बात कर रहा हूँ जी कहिए। लाहौर से। मेरा सवाल है, ये जो कंपनीज होती हैं जो कि रैंडम एडवर्टाइजिंग दे रही होती हैं, आजकल नए तरीके से कर रही होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कर रही होती हैं, वो वेब्स पे आ रही होती हैं, तो उसमें जो है ना हमारी जो नई नस्ल है, वो नई जवान लड़के जो हैं वो बाहर जाने के लिए उनको जो है ना वो अप्रोच करते हैं और उनसे ना वीज़ा लेने के लिए कोई 6 लाख दे रहा होता है, कोई 2 लाख दे रहा होता है, कोई 5 लाख दे रहा होता है, और फिर इन द एंड उनको जो है ना पता लगता है कि ये जो है ना वो फेक है। तो ये जो वो जब उन्होंने, मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने ये किया था, और वो जब वहाँ पर गए थे तो उनको उन्होंने अश्योर किया, और उन्होंने एक वकील भी उनको उनके साथ बिठा के उन्होंने उनका ये दिखाया कि ये डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं और ये है, और इन द एंड वो जो है ना वो फेक निकला। उनको जो है ना उन्होंने पहले से पैसे वैसे ले लिए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपका वीज़ा नहीं लग रहा, इससे कि कुछ मसले मसाइल आ गए, और बेसिकली ये सऊदी बेस्ड कंपनी उन्होंने अपने आप को शो किया था। तो अभी मेरा सवाल ये है कि ऐसे सूरत में वकील भी अगर वहाँ पर बैठे हुए उनके साथ इस तरीके से कर रहे हैं, या पता नहीं फेक हैं वो वकील, तो किस तरीके से आदमी जो है ना वो पता लगाए कि ये एक्चुअल सच्ची चीज़ है या झूठे हैं वकील भी जो बैठे हुए हैं। ठीक, ये बेसिकली फ्रॉड की बात कर रहे हैं जो पहले हम कर चुके हैं। कोई सूग आप कर सकते हैं स्कैमर पे? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में वर्क वीज़ा के लिहाज से जो 2 बड़े मसले हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला है ये एजेंटी सिस्टम। एजेंसीज बनी हुई हैं जगह जगह पे, वहाँ पे एजेंट्स बैठे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से ज़्यादा नहीं होती, उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स लगाए होते हैं, बंदे वहाँ पे जाते हैं, फेक इंटरव्यूज़ होते हैं। आप यकीन माने लाहौर के अंदर इतने ज़्यादा फेक मेडिकल सेंटर्स बने हुए हैं जो आपसे 15,000 रुपये मेडिकल के लेते हैं, जिनमें से वो एजेंट को 10,000 देते हैं, 5,000 खुद रखते हैं, और जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं उनका टाइम और पैसा सारा बर्बाद होता है। दूसरा, हमारे पास एक पोर्टल है, OEC पोर्टल, ओवरसीज़ इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल है, जो इन एजेंसीज़ को चेक करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी इनएफिशिएंसी, उसकी इनएफिकेसी पे अगर बात की जाए तो आलम ये है कि अगर आप किसी भी एजेंसी, वहाँ पे सारी एजेंसीज़ का डाटा है, आप किसी भी एजेंसी का फ़ोन नंबर उठाएंगे तो वो कोई रैंडम बंदा उठा के कह रहा होगा कि भाई मैंने कोई एजेंसी नहीं बनाई हुई, मैं तो किसी जगह पे जॉब करता हूँ। यानी ये हमारी स्टेट के पार्ट के ऊपर एक इनएफिकेसी आ जाती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है कि अगर आपने एक पोर्टल बनाया हुआ है इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, तो उसको इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये जो फेक एजेंसीज बैठे हैं, जो ये फेक लोग बैठे हैं, जो ये एडवर्टीजमेंट्स लोगों के साथ सर्कुलेट करते हैं, उनका सफाया हो। यहाँ पर बुहारी साहब आपसे एक सवाल है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे दुबई जाना चाहते हैं या सऊदीया जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा पे, तो वहाँ के लोग, वहाँ पर बैठे हुए लोग आपको कहते हैं कि जी हम आपको यहाँ से वीज़ा निकलवा के देंगे और उसके मद में पैसे लेते हैं, और अगर ऐसी सूरत में आपके साथ फ्रॉड होता है तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? बिल्कुल, देखें बेसिकली वही बात आ गई कि एजेंटी सिस्टम है, और पाकिस्तान में इस पे कोई अवेयरनेस नहीं है, स्टेट की तरफ से कोई ऐसे लॉज नहीं है, या हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। एक रोकथाम हम कैसे करें इस चीज़ की? अगर स्टेट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट जो भी रूल्स बनाए जाएँ, उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो इस चीज़ को हम इजीली रोक सकते हैं, चेक एंड बैलेंस रखें। जैसे एक ब्रिटिश कौंसिल वालों ने रखा हुआ है कि वो उन्होंने एजेंट्स रखे हुए हैं, वो कोर्सेज करवाते हैं और अपनी वेबसाइट पे उनका नाम डाल देते हैं कि हमारे यूके की तरफ से ये एजेंट्स हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें, आपने विजिट वीज़ा पे आना है, आपने स्टडी वीज़ा पे आना है, तो आप इन लोगों को फॉलो करें। अगर इसी तरह ही एक पाकिस्तान में आप एक लोगों को कोर्स करवाएं, उनका एक वेबसाइट बनाएं,
उस पे आप लोगों के नाम दे दें कि ये एजेंट हैं जो स्टेट लेवल पे आके काम कर रहे हैं, Authorized जिनको agents स्टेट ने हैं। अलाउ Right. किया बिल्कुल। है। तो ये चीज़ें इस वे से रोकी जा सकती हैं अगर हम ये चीज़ें कर लें। जिस तरह Otherwise कनाडा ये ऐसे एम्बेसी चला। में आपके ऑथराइज जो भी इमिग्रेशन लॉयर हैं उनका प्रोफाइल वहाँ पे एडिट है, आप चेक कर सकते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि इवन लॉयर भी वहाँ बैठा था, तो अब वो मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन लॉयर था या सिर्फ उसने काला कोट पहन के वो उनको लॉयर, क्योंकि स्कैमर किसी हद तक भी जा जब सकते फ्रॉड ही कर रहे हैं तो फिर और फ्रॉड तो हमारी किसी भी तरह आवाम से। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन की वजह से डेस्परेट है कि वो निकलना चाह रही है, इवन इलीगली और वो ये भी नहीं evaluate कर पाते। बहुत ज़्यादा निकल और रही ये Right, I तकरीबन absolutely हर agree कंट्री to का the point, है। yes. इसका जिस तरह उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल का मेंशन किया है, जी। ये बेसिकली यूके एजेंट एंड काउंसलर्स कोर्स कराते हैं और उनकी वेबसाइट पे इंडिविजुअली नाम लिखा हुआ है। Exactly. ठीक है, इंडिविजुअल बंदे का एजेंसी नेम के साथ। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड अ सूटेबल एंड अ क्रेडिबल पर्सन जिसके साथ अपना आप यूके का प्रोसेस करा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मारा, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर जो है वो QEAC सर्टिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जिस तरह भी एजुप्राइड ICF accreditation है। आपकी जो agencies की। consulting जी, company that है, is ICF accredited they agency. also cover the Yes. whole aspects of every student's Almost query, everything. right? We are Canada education graduates, QEAC certified counselors, British Council certified counselors. कितनी फीस आप चार्ज करते हैं एक बच्चे से, एक स्टूडेंट से, अगर उसने बाहर जाना हो? टू बी ऑनेस्ट हमारा यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इस तरह का लिंक होता है। हम लोग बेसिकली पूरे प्रोसेस हम यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड हैं। हम आप उनके साथ ही अपने मामलात करते हैं? स्टूडेंट के साथ हम लोग Student से बहुत आपको कोई मिनिमल zero minimum मिनिमल बस वो अमाउंट चार्ज जो charges होते हैं जो उनके Form filling और वो documentation। सारी चीज़ों के ऊपर बहुत हैवी हेफ्टी अमाउंट नहीं होती। वैसे फेक स्टेटमेंट्स का बहुत ज्यादा Concept है। बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये इसके किस ऊपर हद तक ये थैंक यू, बताएं, आई एम और वो सो वाकई चलता भी ग्लैड है? कि आपने ये मेंशन किया। नहीं, और ठीक ये है? बताएं वो वाकई चल भी जाती हैं? बिल्कुल, अब नहीं चलेंगी। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने ये वाला जो है टॉपिक छेड़ा है। देखिए फेक स्टेटमेंट, अभी ये पिछले दिनों एक बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई थी जी, वर्चुअल स्टेटमेंट। वो बेसिकली स्टेटमेंट इस तरह की होती है कि उसमें पैसे एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, बस दिख रहे होते मेरा हैं। सबको ये पैगाम है, जो जितने भी स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ublbank.com, ublbank.com, faisalbank.com ये वेबसाइट है। स्कैमर्स ने क्या किया हुआ है कि सिमिलर वेबसाइट्स की डोमेन परचेज की हुई है। Right. फॉर इंस्टेंस ublbank.com को उन्होंने ubldigitalbank.com परचेज की हुई है। वो बैंक स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वेरिफिकेशन वो कहते हैं वेरीफाई एट ubldigitalbank.com पे करो। तो उसमें पैसे नहीं होते, लेकिन अगर यही वेरिफिकेशन अगर हेड ऑफिस UBL उसमें चली जाए, ओरिजिनल डोमेन पे। there we go. एम्बेसीज इस मामले में अच्छा, कितनी संजीदा नजर domains आती हैं? एम्बेसीज ने इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया है। एम्बेसीज को शुरू में खुद भी हुआ होगा, राइट? नहीं पता चलता था ना पहले, लेकिन अब पता चलना शुरू हो गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एम्बेसी के पास स्पेशली यूएस एम्बेसी Portal के होता है? पास ऑलरेडी आपका डाटा है, आपका नादरा का, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बैकग्राउंड, दे हैव एवरीथिंग। और एक सवाल यहाँ बड़ा है। इवन द पिक्चर्स यू टेक, द प्लेसेस यू विजिट, सोशल मीडिया की एक्सेस मांगते हैं वो तो। अक्सर Every- लोग everything। पासपोर्ट का समझते हैं कि जी हम नया पासपोर्ट बनवा लेंगे तो जो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है वो एम्बेसी को पता नहीं चलेगी, तो हम पिछले पासपोर्ट पे ही वीज़ा लगवाएं। ऐसा भी कंसीडर होता है कि आपका पासपोर्ट ट्रैवल हिस्ट्री उनके पास होती नहीं है, लेकिन डाटा शेयरिंग तो होती है। ठीक है, कुछ कंट्रीज अगर निगलेक्ट कर दें वो एक अलग बात है। फॉर इंस्टेंस आपने एक एम्बेसी में वीज़ा डाला है, वीज़ा ऑफिसर वाज बिजी समवेयर, उसने ओवरलुक कर दिया, आप निकल गए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप पकड़े गए तो आप पहले वाले से भी गलत उस पे निकले और दूसरे कंट्री से भी आप बैन हो गए, आपने फिर अगले उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। पॉइंट ऐड करूंगी, वीज़ा इज़ नॉट द एंड। हमें लगता है कि पासपोर्ट पे वीज़ा आ गया तो एवरीथिंग इज फाइन। Everything जब is हम fine. एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगेन आई विल गिव एग्जांपल ऑफ यूएस से क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है वहाँ पे, तो आपको CBP ऑफिसर आपका सेकंड इंटरव्यू लेता है। बिल्कुल वो आपके ही हैज़ अथॉरिटी कि वो आपके फ़ोन चैट्स में जाए, आपके मैसेजेस पढ़े, वो आपसे किसी टाइम भी आपका फ़ोन मांगेंगे, एंटायर फ़ोन वो आपको देख सकते हैं, कोई उनसे प्राइवेसी। इमिग्रेशन क्रॉस करने से पहले आपको रोक एयरपोर्ट लेते पे। हैं। Yes. इतना ज़बरदस्त ये वाक़या है, ये इनकी एग्जांपल, US से गया विजिट वीज़े पे
और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था गुड बाय पाकिस्तान फॉर एवर। एयरपोर्ट से वापस आया बंदा। नहीं, वो भी एक ऐसा भी हुआ है, Forever, एक ऐसा भी हुआ है, intention पता चल बहुत गई। थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे कि 9 दोस्तों ने मिलकर मतलब अप्लाई किया वीज़ा अमेरिका का, एक का लग गया, बाकी सबका नहीं लगा, तो उस जो बाकी 8 थे उन्होंने एम्बेसी को बताया कि ये इसके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको अमेरिका एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। बल्कि मेरे पास भी इनकी वाकई से मुझे मेरे पास एक बंदा आया कि उसको 5 साल का बैन भी लग गया। मैडम बस मैंने सामान जो है काफ़ी ज़्यादा लगेज रखा हुआ था, तो उन्होंने जब खोला तो उन्होंने कहा आप आए तो 2 महीने के लिए, सर्दियों की जैकेट्स भी आप लेके आए हैं। तो उनको उनसे टेंशन पता चल गई कि ही हैज़ अ प्लान टू स्टे इन अमेरिका, तो उन्होंने वापस भेज के बैन लगा दिया 5 साल का। अच्छा, ये भी बताइएगा कि असाइलम चाहे किसी भी मुल्क में जाकर लिया जाए, उसकी क्या लीगल वैल्यू है, और एक शख्स अगर असाइलम पर है, यूजुअली पीपल या देयर इज अ परसेंटेज और ऑफ अगर एक शख्स वहाँ पर है, तो क्या वो असाइलम पर रहते हुए अपनी फैमिली या किसी को बुला असाइलम सकता है? सीकिंग की जो उसकी एक वैल्यू क्या होती है उस असाइलम सीकिंग का जो एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि असाइलम चाहिए किनको होता है। मींस असाइलम इज बेसिकली काइंड ऑफ अ शेल्टर व्हिच कंट्रीज प्रोवाइड। मींस कि रिफ्यूजी स्टेटस, मींस कि हम अफगानिस्तान, हम लोग अफगानी नेशनल्स को पाकिस्तान में शेल्टर देते हैं, हमारे लिए वो असाइलम सीकर्स हैं। इसी तरह अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जाके अगर हम शेल्टर मांगते हैं या रिफ्यूज स्टेटस अपना उसको कराते हैं और असाइलम सीक करते हैं, किस बुनियाद पर असाइलम लिया जा सकता है? जान को खतरा, अगर आपकी पर्ची और ये पॉसिबल है, ये फीजिबल है। मोस्टली केसेस में फिजिबल तो है, बस आपने जाकर ये कहना है कि मुझे मेरे मुल्क में खतरा है, तो आप प्लीज मुझे यहाँ पर बहुत शेल्टर कम दें। होता है। पहले बहुत इजी था हाँ कि जी, अब असाइलम तो में बहुत आपने strict कहा कर कि दिया। हम पे एफआईआर है तो हमें आपसे 80 पनाह दे दी जाए, लेकिन इसे लोगों ने इतना इसे भी फ्रॉड बना लिया Exploit कि किया। इंडिया में आपको- मोस्टली था कि जी मुझे बीजेपी ने मुक्का मारा है तो उस पे मुझे दे दे, मुझे जान को खतरा है, वो मजाक। अब जो अमेरिका ने इस पे ये किया है कि जो असाइलम आप ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये मैक्सिको में रहेंगे, जो भी हम देंगे इनको। ठीक ठीक और ठीक तो इस पे स्ट्रिक्ट नेट स्टेट भी मैं की थोड़ा तरफ सा से ऐड आ करूँगी रही है। क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन असाइलम ही है, अमेरिकन असाइलम मैं पर्सनली हैंडल कर जी प्लीज। तो जैसे कि बिलाल साहब ने ऐड किया कि पहले जो भी मैक्सिको से आता था, पहले तो उनको कुछ ऐसा डिटेंशन सेंटर में, ये इलीगल लोगों की बात है, उनको बॉन्ड दे के छोड़ के उनसे एक स्टोरी वो बताते थे कि जो ग्राउंड्स हैं वो फियर ऑफ परसिक्यूशन है, किस पे रिलीजन बेस पे, पॉलिटिकल बेस में, आप किसी सोशल क्लास में से हैं। ठीक ठीक। असाइलम कल्चर अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली बहुत पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अमेरिका इज़ वेरी लीनियंट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आप एफिडेविट्स जमा कराएं, आप डॉक्यूमेंटेशन, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, अगर पाकिस्तान से मोस्टली क्या होता है कि या पॉलिटिकल या फिर रिलीजन बेस पे काफ़ी पॉपुलर है, कन्वर्जन अगर आपकी हो, कन्वर्जन है, तो या उस पे फिर भी आप कोई एग्जांपल है आपके पास कोई जो आप रिलेट भी कर सके? किस तरह की? किसी ने असाइलम के लिए अप्लाई किया हो? जी बिल्कुल, LGBTQ का एक स्टांस है, बहुत कंसेप्ट। हाँ जी, एथियस्ट का कि मैं एथियस्ट हूँ, या फिर मैं जो हूँ मैंने ब्लस्मी कर दी है या मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग मेरे गया पर है, झूठा इल्जाम। तो ये ग्राउंड्स पे आपको वहाँ पे असाइलम मिल जाता है। और वहाँ पे ये है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी लेकिन जितनी डॉक्यूमेंटेशन। देर तक आप असाइलम पर होते हैं, आपका वहाँ का लीगल स्टेटस क्या है? आपको जो है वो अमेरिका का बाकी आपको गाइड कर सकते हैं। अमेरिका में ये है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर वर्क परमिट मिल जाता है और आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो कि CNIC काइंड है, जब तक आपका असाइलम पेंडिंग है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप अलाउ है कि विद इन अमेरिका मूव कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ अमेरिका। बट आफ्टर वो ग्रीन कार्ड की तरफ कैसे जाता है? ग्रीन कार्ड वंस आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो फिर विद इन 1 ईयर आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और यही यूके में भी ऐसे ही अप्लाई होता है? यूके में लेकिन आई थिंक different दिस इज factors नॉट हैं। UK is very time दिस इज taking. नॉट अ गुड आइडिया, राइट? But To apply this for is for asylum. people if you are genuine, लेकिन most of the time They are exploiting it, unfortunately right? they are not. Nah, this is not a reasonable thing to लेकिन seek it for is for asylum and people- dent your लेकिन बहुत own ज़्यादा country's रुझान They है, image. never लोग want to बहुत come back ज़्यादा- to their country. Dent your own कि country's आप image. देखना जब तक आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं और जब तक आपका स्टेटस चेंज नहीं होता, मींस कि वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, चेंज ऑफ स्टेटस नहीं होता, आप अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकते बिल्कुल। वापस भी 10 नहीं आ साल लग कोई जाए, 15 ट्रेजेडी हो साल लग जाए, जाए। आप पता ये नहीं you're not कितनों allowed. के चेहरे नहीं देख पाते। You're not allowed. We need to Tough, understand. tough, It's a tough. very tough decision. Means के साल, 2 साल, 3 साल, it इसी can go के up to साथ-साथ- 14 years. I know people जो उस यूके जैसी कंट्री में 15, 20 साल से रह Exactly, रहे हैं I और उनके agree. पास स्टेटस नहीं है और वो बेचारे काम भी छुप के करते हैं। और मैं means खुद के- इंग्लैंड में था तो मुझे एक शख्स मिला वहाँ पर, वो फूड सर्विस करता था,
तो उसने मुझे बताया कि वो पिछले 7 साल से वहाँ पर इलीगल है। बिल्कुल, ये यूके सिर्फ में एक आपको वर्क एग्जांपल है। परमिट नहीं मैं मिलता जी ड्यूरिंग असाइलम आपको वर्क परमिट नहीं मिलता यूके में? बहुत उसका भी एक फैक्टर है ना। अब जिस तरह मैं खुद यूके से ग्रेजुएट हूँ, आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम द यूके, आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम द यूके। मैं वहाँ पे सिक्योरिटी में भी काम किया हुआ है मैंने। तो आई हैड दैट अ वैन जिसके ऊपर वो पुलिस लिखा हुआ था और वो सारी चीज़ें। आप यकीन माने, आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट और आई पार्क द कार आउटसाइड जिसके ऊपर सिर्फ पुलिस लिखा हुआ था, एंड द रेस्टोरेंट वेंट एम्प्टी, एंड आई वाज लाइक यार वो बाहर पुलिस आई है, ठीक है। सो मीन्स कि वो सारे इलीगल वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन वो means अगेन कि माय ऐसे रहने का और ऐसे सॉरी कि मैं भी जी, पूछ रही हूँ बिकॉज आई एम क्यूरियस एज वेल अबाउट यू कि आपको असाइलम पे वर्क परमिट देते हैं, देते हैं? बिल्कुल मिलता है आपको, ग्रांट्स मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। रहने के लिए आपको वहाँ पे जगह भी देते हैं और खाने के लिए आपको पैसे Benefits भी और देते हैं, यूरोप का food भी बताइए, देते हैं। यूरोप में भी यही Benefits देते हैं। सूरत हाल हर है। कंट्रीज में है, हर बस वो country का वेरी है। करता है केस टू केस। Case to case vary कंट्रीज करता है। कौन ये सी ब्रेग्जिट के बाद तो यूरोप जो है वो तो जरा हाँ जी, आपके UK अलग हो इमिग्रेशन गया लॉज पे वेरी करता है कि उनके इमिग्रेशन लॉज क्या कहते हैं। किसी का 6 मंथ के बाद इसे वर्क परमिट दे दिया जाएगा, किसी के लिए Exactly. 2 मंथ के लिए दे दिया जाए। ये हर कंट्री का डिफरेंट और Right. वेरी करता है केस टू। ये भी बताइएगा कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनके विजिट चाहे वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, इसके आप लिए कितनी देखिए, दो रिक्वायरमेंट हैं। सख्त हैं? आप स्कैंडिनेवियन की बात कर रहे हैं या शेंजन की बात कर रहे हैं? स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन में 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। स्वीडन, नॉर्वे, Obvious. डेनमार्क। बिल्कुल, इसका इनके रूल्स बेसिकली सेम ही हैं जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं। मींस के मोर और लेस आपको we वही will चीज़ें we will चाहिए। continue जी, from here. I would like to add another caller here. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कोई इजी वे मैं पूछना चाहता हूँ। क्या अगर कोई एक बंदा जाना चाह रहा है स्पाउस वीज़े पे, ठीक है, उसके लिए कैसा लीगल प्रोसीजर कितना हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, या उसके अलावा कोई इजी वे जो हो, इजीली बंदा चला जाए? आप जाना कहाँ चाहते हैं? यूके जाना और चाहते आप शादीशुदा हैं? नहीं। और आपकी मतलब क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? BS ये BS जो है ये ऑनर्स है, 4 इयर्स वाला या 2 इयर्स वाला है? और आपकी उम्र क्या है? हेलो, मैं ड्रॉप होगी। जी। अच्छा, उसमें बेसिकली वो जो सबकी रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है। उसमें आप अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसका, तो मोर और लेस इज सेम। अब कंट्री टू कंट्री ये है कि ज़ाहिर बात है रिस्ट्रिक्शंस हैं, वेरिफिकेशंस हैं और वो सारे मामलात हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो BLS हैंडल करता है उसको, TCS वाले को। आप एक एप्लीकेशन पैक बनाते हैं, भेज देते हैं, यू आर डन एंड डस्टेड। वीज़ा लगना होगा तो लग जाएगा, रिफ्यूज़ल आना होगा तो भेज देंगे। जर्मनी का सारा जो है वो आपको एम्बेसी जाके सबमिट कराना पड़ता है। इट्स एन इंटरव्यू। इसके स्पेन वाला ये था कि अप्लाई किया, 20 दिन में वीज़ा आ गया। जर्मनी वाला था मैंने खुद खड़े होकर 40 मिनट का इंटरव्यू दिया। ठीक। अब इनमें जर्मनी जो है वेरी स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमी और वो सारी चीज़ें, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। उसने एक एक चीज़ पूछी, कौन सी कॉन्फ्रेंस है, किस डेट्स में है, रहना कहाँ पे है, आपने पहले कोई जर्मनी स्टूडेंट भेजा है, नहीं भेजा, अच्छा भेजे हैं तो नाम बताएं, यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताएं। मीन्स अब ये वही वाला बंदा वहाँ लेकिन पे, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो फ्रांस से जर्मनी मतलब वो ट्रैवल वो तो करके फिर आपके पास 7 लेकिन to ये देखिए, 28 जर्मनी के कंट्रीज हैं एड्स भी बहुत आते हैं वो ना। तो आप कहीं पे भी अप्लाई करना चाह रहे क्या हैं ये तो सच है? जर्मनी के एड्स भी बहुत आते हैं कि फ्री स्टडी इन जर्मनी स्पेन, में फ्री स्टडी इन इटली और जर्मनी में जर्मनी। मास्टर्स प्रोग्राम्स जो हैं 70-80% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो उनकी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वाकई फ्री है। बिल्कुल फ्री हैं। उसमें सिर्फ 500 से लेकर 1500 यूरोस की सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक, जो आप पे करते हैं। उसके अलावा जर्मनी में देखें, अगर फ्री है तो उसके साथ और भी टेक्निकलिटीज़ आती हैं। फॉर इंस्टेंस आपके एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर करता है, क्योंकि एक चीज़ अगर फ्री है तो वो कॉम्पिटिटिव है, ऑब्वियसली। ठीक है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर करता है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैटर करती है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जी। उसके बाद फिर आपका लैंग्वेज पे कमांड मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आउट ऑफ 100%, और ये कितना मैटर करता है कि आप मतलब वहाँ जाकर सरवाइव कर सकते हैं? हो जाता है, सरवाइव हो जाए। जर्मनी इज़ वेरी वेलकमिंग। एक बार आप चले जाएं लेकिन मुल्क में तो लैंग्वेज बैरियर ना होने के बावजूद भी जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर है। उसके लिए सबसे बेनिफिशियल क्या हो सकता है कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू परस्यू योर एजुकेशन इन जर्मनी, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट B1 B2 जर्मन लैंग्वेज का कंप्लीट करें, सर्टिफिकेशन लेकर जाएं। जर्मन्स आर वेरी डिफिकल्ट
इन स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात करेंगे उनके साथ, वो आपको स्ट्रेट अवे मुंह पे बोलेंगे ब्रदर यू आर नॉट इन इंग्लैंड, यू आर इन जर्मन। ठीक है, सो स्पीक इन जर्मन। और अभी आप शेंजन वीज़ा की बात कर रहे थे, ये भी बहुत सारे लोग मुख्य तौर पर चाहते हैं कि वो शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, तो इसके लिए ज़्यादा क्या चीज़ें मद्देनजर? अच्छा, ये जो मैं भी डिस्कस कर रहा था वो शेंजन वीज़ा की थी। बेसिकली हम कंफ्यूज करते हैं स्कैंडिनेवियन और शेंजन को। शेंजन इज़ बेसिकली अ कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइक 27-28 कंट्रीज, उसमें से जो 4 कंट्रीज हैं उनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, सो वो स्कैंडिनेवियन। तो अगर आप स्कैंडिनेवियन में भी अप्लाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली आप वीज़ा शेंजन का ही अप्लाई कर रहे हैं। अब आप स्पेन अप्लाई करें, आप स्वीडन अप्लाई करें, जर्मनी अप्लाई करें, फिनलैंड अप्लाई करें, बेल्जियम, इटली, कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करते हैं वीज़ा आपको शेंजन ही मिलता है। और ये जो कंट्रीज है लुधियाना और इस तरह के जिनके एंड में आते हैं, जी, आर दीज आल्सो कॉल्ड अंडर सम ऑफ देम बट नॉट ऑल ऑफ देम। इसके फॉर इंस्टेंस अभी बुल्गारिया, दे आर प्लानिंग टू बी एडेड इन शेंजन जोन, लेकिन अभी वो है नहीं। रोमानिया की भी बात चल रही है, लेकिन दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ शेंजन स्टेट एट द मोमेंट, बट दे विल बी सून। ये बताएं, जो स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ, इंग्लिश मीडियम पेपर और सर्टिफिकेट आप जमा करवा दें विच इज इक्वल टू आइल्स, अच्छा, इज इट जेन्युइन? उसका एक बड़ा एक टर्म यूज की जाती है, उसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या MOI। MOI इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में रही है थ्रू आउट यूनिवर्सिटी, और अच्छा ये हर यूनिवर्सिटी नहीं है और हर कंट्री में भी ऐसे नहीं है। फॉर इंस्टेंस US की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं HEC रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके MOI और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह UK में भी है। वेवर दे देते हैं इफ यू रिक्वेस्ट एंड शो देम कि आपकी सर्टेन एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में या जिस तरह 12 क्लास वहाँ तक जाके बात आपको वेवर मिल जाता है, इक्वल टू आइल्स, राइट? यू डोंट नीड टू डू आइल्स। और PT भी तो है ना, तो वो भी रिकॉग्नाइज हो PT इज अ ब्लेसिंग नाउअडेज, और वो बहुत आसान भी है। बिल्कुल। मैं और इसमें एक चीज़ जो है कि अगर हम आइल्स कर लेते हैं, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, तो ये हमारा बड़ा मैटर करता है जब हम सबमिट करवाते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो ये चीज़ें फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे हाथ से ज़्यादा UK या यूरोप में, जी मोस्टली यूरोप में। देखिए कॉम्पिटिटिव का जो मैंने वर्ड यूज़ किया उसमें ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने फुली फंडेड लेनी है तो आपके पास आइल्स होना मस्ट है। फिर वो है कि आपको बस अपनी जो नॉर्मल उनकी कंसेशन होगी वो मिल जाएगी अगर प्रोफिशिएंसी लेटर हमने यूनिवर्सिटी से PT की अगर आप बात करें, PTE is something next level. अभी basically we are so much being dive deep into the conversation that it's not a good ending process right now, because we will have to actually have another episode of how you can actually get your visa or settlements in through how many categories. लेकिन उसके लिए आप लोग को देखना होगा सेकेंड एपिसोड इसी टॉपिक की, जो कि हम रखेंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंट इमिग्रेंट्स के हवाले से, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट UK, US, यूरोपियन कंट्रीज़। और तो और आप सबके जो भी ओपिनियंस थी वो हमने सुनी, और हमारे जो नाज़रीन है बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो मसाइल थे आपके साथ शेयर किए और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश थी आगा कि हम लोग आपके मसाइल का हल इस प्लेटफॉर्म से निकालें, जो कई हद तक मुझे लगता है चीज़ें क्लैरिफाई हुई हैं। लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और हम लोग इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे यही से, क्योंकि अभी पर्सनल स्टेटमेंट पे भी बात रह गई है, अभी और भी बहुत सी चीज़ें पे बात रह गई, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वी कैन एक्चुअली रिलेट दैट बिकॉज वंस वी वर ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो इसका सेकेंड एपिसोड लेकर आएंगे हम, लेकिन इसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर एपिसोड ऑफ फकीर ऑनलाइन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।